So let us start. Good afternoon, everyone. Now, the last of the times, day before yesterday, we were addressing the questions, right, from the chapter of exempt income. So I believe you have already solved the questions from the chapter of exempt income. क्वेश्चन 13 तक डिस्कस कर लिया था या 14 भी कर लिया था? 13 तक किया था, 14 से करना है. मैं क्वेश्चन 14 से डिस्कस कर रहा हूं, अज्यूमिंग कि ये क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके होंगे. सो लेट अस डिस्कस. इफ आई कैन गेट वन क्वेश्चन शीट सो दैट आई कैन डिस्कस. थैंक यू. अभी क्वेश्चन 14 ऑनवर्ड्स, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. क्वेश्चन 14 onwards. Rashid is a resident and ordinary resident. He is aged 60 years. He gives the following details of his income for the current previous year. Income from business in India. So he is ROR. ROR की ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है. तो ये जो इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, 4 लाख, ये टैक्सेबल है. टैक्सेबल इनकम के कॉलम में लिख दिया. कंपनसेशन फॉर द डेथ ऑफ मदर एंड फादर इन प्लेन क्रैश. तो ये जो कंपनसेशन है फॉर अ डिजास्टर, इट इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010 BC. एज पर सेक्शन 1010 BC इट इज एग्जम्प्ट. हमको लिखना है इट इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10. हमको उसका क्लॉज नंबर याद नहीं रखना है, अपन ने क्लास में ऐसी बात कही थी. तो इट इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10, दैट्स इट. उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन गोल्ड मोनेटाइजेशन डिपॉजिट. तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जो डिपॉजिट होते हैं उस पर ब्याज एग्जम्प्ट है. सेक्शन है 10 सब सेक्शन 15, उसमें एग्जम्प्ट है, 10 में एग्जम्प्ट है. सुकन्या समृद्धि स्कीम में जो ब्याज है वो एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 में. उसके बाद है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो होता है वो 3500 रुपए एग्जम्प्ट होता है. तो 30,000 मिला, 30,000 माइनस 3500, 26,500 टैक्सेबल, टैक्सेबल इनकम के कॉलम में. अवार्ड फॉर समथिंग डन इन पब्लिक वेलफेयर गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट, एग्जम्प्ट. तो ये एग्जम्प्ट है. सेक्शन 10 सब सेक्शन 17 है, सेक्शन 10 में ये एग्जम्प्ट है. एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया. एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया फ्रॉम ग्रोइंग एंड सेलिंग पोटेटोज. तो ये जो होता है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया फ्रॉम ग्रोइंग एंड सेलिंग पोटेटोज, इट इज प्योरली एन एग्रीकल्चरल इनकम. तो इसको एग्रीकल्चर इनकम के कॉलम में लिखेंगे. और इनकम फ्रॉम ग्रोइंग, क्योरिंग, रोस्टिंग, ग्राउंडिंग ऑफ कॉफी. अभी देखो यहां लिखा है रोस्टिंग, ग्राउंडिंग, तो रेशो क्या लोगे, 25-75 या 40-60? 40-60. तो 40-60 ले लिया. इससे अपनी टैक्सेबल इनकम आ गई, एग्रीकल्चर इनकम आ गई. फिर अपन ने 3 स्टेप में टैक्स निकाल लिया. स्टेप 1, एग्रीकल्चर इनकम प्लस टैक्सेबल इनकम दोनों को ऐड किया और टैक्स निकाला. 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लिया. स्टेप 2, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख प्लस एग्रीकल्चरल इनकम 7 लाख, उस पर टैक्स निकाला और टैक्स आ गया. और स्टेप 3, दोनों का डिफरेंस प्लस 4% सेस. आई होप many people might have got this right while solving it. अभी आंसर भी थे आपके पास, तो आई एक्सपेक्ट कि सबका सही आना चाहिए. सो दिस इज व्हाट आई शुड एक्सपेक्ट, राइट. अब एग्जाम्पल नंबर 15. एग्जाम्पल नंबर 15 में 2 सिनेरियो दिए हुए हैं. सिनेरियो 1 इज गिवन वेयर आवर असेसी मिस्टर लाला, he is a resident and ordinary resident. And second scenario is given where Mr. Lala is a non-resident. है ना, ऐसे 2 सिनेरियो दिए. So what if Mr. Lala is ROR? What if Mr. Lala is a non-resident? तो अपन दोनों एंगल से देखेंगे. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज. इंडियन कंपनीज से जो डिविडेंड मिलता है
वो टैक्सेबल होता है सोर्स रूल पे, बिकॉज द डिविडेंड इज गिवन बाय इंडियन कंपनी, द सोर्स इज इंडिया, इट इज टैक्सेबल। तो अभी ROR है तो भी टैक्सेबल, NR है तो भी टैक्सेबल। फिर डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन हंगरी, तो फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला, इट इज नॉट अक्रूड इन इंडिया, सोर्स रूल पे टैक्सेबल नहीं है। और रिसीव्ड इन इंडिया भी नहीं है क्योंकि रिसीव्ड इन हंगरी है, तो रिसिट रूल पे भी टैक्सेबल नहीं है, सोर्स रूल पे भी टैक्सेबल नहीं है। अगर लाला ROR है तो टैक्सेबल है रेसिडेंस रूल पे, और अगर लाला नॉन रेसिडेंट है तो टैक्सेबल नहीं है। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया पे जो ब्याज मिलता है 3500 रुपए एग्जम्प्ट है, बचा हुआ टैक्सेबल है। तो अगर लाला नॉन रेसिडेंट है तो भी 3500 रुपए एग्जम्प्ट है और बचा हुआ टैक्सेबल है। अगर लाला नॉन रेसिडेंट हो या ROR हो, दोनों ही केस में वही ट्रीटमेंट होगा। तो अभी दिस इज व्हाट वी हैव डन, 3500 एग्जम्प्ट, बचा हुआ 26,500 टैक्सेबल। नेक्स्ट fees for technical services from a resident will use it outside India. So since it is used outside India, it is not accrued in India. सोर्स रूल पे ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। अमाउंट इज रिसीव्ड इन अमृतसर इंडिया, तो रिसीव्ड इन इंडिया है, टैक्सेबल है रिसिट रूल पे। अगर मिस्टर लाला ROR है तो भी टैक्सेबल, अगर मिस्टर लाला नॉन रेसिडेंट है तो भी टैक्सेबल। अगला पॉइंट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया रिसीव्ड इन नेपाल। तो ये एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया है, इसको एग्रीकल्चर इनकम के कॉलम में लिख लो। ROR हो या नॉन रेसिडेंट हो, इट विल बी कवर्ड इन द कॉलम ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। फिर उसके बाद आता है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल। तो एक तो ये एग्रीकल्चर इनकम के कॉलम में नहीं आएगी, इट विल नॉट फॉल देयर इन द कॉलम ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अब ये एग्रीकल्चर इनकम तो नहीं है तो टैक्सेबल है, पर ये इंडिया के स्कोप में आनी चाहिए। तो अगर ये आउटसाइड इंडिया है, अक्रूड आउटसाइड इंडिया है क्योंकि नेपाल में है और रिसीव्ड भी नेपाल में है, तो नॉन रेसिडेंट है तो ये टैक्सेबल नहीं है। अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो इसको टैक्सेबल इनकम के कॉलम में लिखना है। तो लाला के लिए ये टैक्सेबल इनकम है अगर वो ROR है, बिकॉज इट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। इंडिया वाली इनकम एग्जम्प्ट होती है। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, आपको याद होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म एग्जम्प्ट होता है, तो एग्जम्प्ट है। लाला रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, ये एग्जम्प्ट है। अवार्ड फॉर समथिंग डन इन पब्लिक वेलफेयर, इफ यू डू समथिंग इन द पब्लिक वेलफेयर तो उसका अवार्ड एग्जम्प्ट होता है, भले वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। तो केस 1, इफ लाला इज अ ROR, उनकी टैक्सेबल इनकम और एग्रीकल्चर इनकम आ गई, और बेसिक एग्जम्पशन 3 लाख रुपए लेकर टैक्स निकालेंगे 3 स्टेप्स में, क्योंकि ही इज अ सीनियर। अगर लाला नॉन रेसिडेंट है तो उनकी टैक्सेबल इनकम और एग्रीकल्चर इनकम आ गई, और टैक्स निकालेंगे 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लेकर 3 स्टेप्स में। तो 2.5 लाख के हिसाब से करेंगे, भले ही वो सीनियर है बट ही इज अ नॉन रेसिडेंट, तो 2.5 लाख से बेसिक एग्जम्पशन आएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 16। लेपचा is a Sikkimese girl having following incomes during the current previous year. तो सिक्किम वाला यहां पर पॉइंट इन्वॉल्व है, उसको देखो। अभी इसमें वो क्या इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला अक्सर थोड़ा सा गड़बड़ होने की गुंजाइश रहती है, अपन बात करते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी इन सिक्किम, सिक्किम से कोई भी इनकम हो वो एग्जम्प्ट है, तो सैलरी फ्रॉम सिक्किम इज एग्जम्प्ट। डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कहीं से भी मिले वो एग्जम्प्ट है, तो डिविडेंड इनकम इज एग्जम्प्ट। उसके अलावा था इंटरेस्ट फ्रॉम सैलरी इन मुंबई, मुंबई से सैलरी इज नॉट सोर्स, इज नॉट सिक्किम, तो ये टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम सैलरी इन रांची, रांची जो है सिक्किम में नहीं आता है, ठीक है, रांची सिक्किम में नहीं आता है, तो सोर्स इज नॉट सिक्किम, टैक्सेबल।
उसके अलावा इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी, बैंक एफडी पे जो ब्याज मिला है मुंबई से मिला है, टैक्सेबल है। और फिर आता है इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वैसे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल होता है, पर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कहीं से भी मिले, सिक्किमीज को डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कहीं से भी मिले वो एग्जम्प्ट होता है। तो ये इसलिए एग्जम्प्ट हो गया क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, विच इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कहीं से भी मिले एग्जम्प्ट है। और आखिरी आता है अवार्ड और रिवॉर्ड फॉर समथिंग डन इन पब्लिक वेलफेयर। सो ये जो अवार्ड कुछ गलत है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, आई एम सॉरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म जो है वो एग्जम्प्ट है, हालांकि वो सिक्किम से नहीं है, बट वो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो हालांकि सिक्किम से नहीं है, तो 1026 में वो एग्जम्प्ट नहीं है, बट वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A में एग्जम्प्ट है। इसलिए यहां मैंने उसका सेक्शन नंबर लिखा है ताकि वो क्लेरिफाई हो सके। somebody might be asking, I don't know कि होशंगाबाद से मिला है साहब, ये सिक्किम में आता है क्या? होशंगाबाद सिक्किम में नहीं आता है, तो ये जो मिला है ये सिक्किम से नहीं है, तो उस कैटेगरी पे तो ये एग्जम्प्ट नहीं है, पर ये एग्जम्प्ट है बिकॉज अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इज एग्जम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 17 फिर मैं डिस्कस करता हूं। 17th मैंने बोला था ना कि आंसर बताया ना, ये आंसर 7,30,000 इनकम, टैक्स निकालने का बोला था क्या? नहीं बोला था। सुन लो, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन आपका ये था कि टैक्स क्या आ रहा है। अगर आप एग्जाम में टैक्स निकाल के आते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि मार्क्स कटेंगे, क्योंकि जो आपको नहीं करना था वो आप कर रहे हो। यू आर नॉट अ गुड प्रोफेशनल। आप क्लाइंट से बिना फीस के काम करोगे, फीस नहीं ली, उनने बोला ही नहीं, फिर भी अपन ने कर दिया, तो अच्छे प्रोफेशनल नहीं हो आप। ठीक है, ऐसा माइंडसेट कॉपी चेकर का हो सकता है। ठीक है, अभी सारा चीज उसके माइंडसेट पे चलता है। उसके दिमाग में आ गया कि ये कैसा सीए स्टूडेंट है, बिना पूछे कर रहा है काम, तो ये सीए अच्छा नहीं बनेगा। बस उसके मन में ये आ गया कि ये सीए अच्छा नहीं बनेगा, या इसको 1-2 अटेम्प्ट और देने चाहिए, फिर तो पूरी कायनात लग जाएगी तो भी अपने को 40 नंबर नहीं आएंगे। तो दिस इज, यू हैव टू बी क्लियर, इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम्स। उनके हाथ में मार्क्स देना कॉपी चेक करके, उनके दिमाग में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि अपन ने अच्छे सीए नहीं बनेंगे अपन। ठीक है, ये आ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। तो ऐसा मत करो। देखो अभी क्या है कि दूसरे वाले जो क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे ना आपके। अगर यहाँ टैक्स निकालने में समय लगाओगे तो एग्जाम में तो 3 घंटे ही अपने पास, तो दूसरा क्वेश्चन कम कर पाओगे, उसके मार्क्स भी कटेंगे, मतलब मिलेंगे ही नहीं। और ये भी अपना माइंडसेट उसका हो सकता है कि आप गलत कर रहे हो, तो दैट मीन्स एज अ प्रोफेशनल इट वुड बी रॉन्ग। तो ऐसी बात है। ठीक है, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल दिस। अभी चलो ये अगला क्वेश्चन 17 भी कर लोगे, ऐसी बात हुई थी क्या? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन क्वेश्चन 17? कर लिया? अच्छा, ऐसा कर लेते अपन, ऐसा कर लेते, कुछ लोगों ने नहीं किया है, आज कर लेना, कल अपन डिस्कस कर लेंगे। ऐसा कर लेते, अभी क्वेश्चन नंबर 16 तक में कोई डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन 16 तक में कोई डाउट हो तो बताओ अब। Nobody having any doubt with anything on question up to question 16? Up to question 16 का टैक्स बता दिया ना कि नहीं निकालना है। 6th पॉइंट कौन से क्वेश्चन का? बी प्रिसाइज। क्वेश्चन 5
नहीं नहीं, कोई भी क्वेरी नहीं समझ आ रही? बी प्रिसाइज व्हाट यू आर आस्किंग। क्वेश्चन 16 का 5th पॉइंट बता दीजिए। इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी इज नॉट फ्रॉम सिक्किम एंड देयरफॉर इट इज टैक्सेबल। अवार्ड गवर्नमेंट से मिला हो तो ही टैक्स एग्जम्प्ट होता है क्या? आप देख सकते हो 1017 है विच सेज अवार्ड और रिवॉर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, इनसे मिलता है तो एग्जम्प्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एज सच टैक्सेबल होता है, पर सिक्किमीज होने के कारण नहीं, ये तो क्लियर हो गया ना कि सिक्किमीज होने के कारण इस एग्जाम्पल में एग्जम्प्ट हुआ, बाकी तो जनरली टैक्सेबल होता है। अब आपकी क्वेरी क्या है? जैसे डिबेंचर लिखा है तो क्या वो सिक्योरिटी है उसका ब्याज टैक्सेबल होता है जनरली। यहां पे बात अलग है। सर क्वेश्चन 16 का 3rd पॉइंट, interest on income from salary in Mumbai. I think Mumbai is not in Sikkim. I am doubtful, but Mumbai is not in Sikkim. Sikkim is income नहीं है तो ये exempt इसलिए नहीं की है ना बेटा। अब क्वेश्चन 15 का 4th पॉइंट, it is received in अमृतसर तो it is taxable in India। 17th का आंसर मैं बता देता हूं, आप जब तक उसका स्नैपशॉट ले सकते हो चाहो तो। ये सर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट में 3500 एग्जम्प्ट होगा क्या? हाँ एग्जम्प्ट होगा, अपन पढ़ चुके, 3500 एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया बात। 17th में 2 पार्ट्स है, आर नॉन रेसिडेंट वाला ये है, स्नैपशॉट ले लिया होगा आपने, और ROR वाला ये है। 16th में 5th और 6th पॉइंट मैंने बता चुका हूं, फिर बता देता हूं, अब नहीं बताऊंगा इसके बाद। इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी टैक्सेबल है क्योंकि मुंबई में है, मुंबई सिक्किम में नहीं है। और 6th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एग्जम्प्ट है क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहीं भी हो उसका ब्याज एग्जम्प्ट होता है, एफडी सिक्योरिटी नहीं होता है। हाँ जी, पार्टनरशिप फॉर्म, हाँ हाँ हाँ, अभी मान लो, बाकी देयर इज सम टेक्निकलिटी, हाँ ऐसे ही है। चलो एग्जाम के लिए मान लो, एग्जाम लेवल तक अपन हो चुके हैं, एग्जाम के बियॉन्ड नहीं सोचना है अपने को। पीएचडी नहीं करनी है इनकम टैक्स में, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, अपना कोर्स बहुत छोटा है। चलो अब आगे, अब लेट अस go to the 3rd and the last part of this chapter. In this chapter I have already said that TDS, sorry, in this chapter I have already said that exempt income से संबंधित 3 चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक तो वो एग्जम्पशन जो जनरल एग्जम्पशन है, वो तो अपन उन स्पेसिफिक चैप्टर्स में पढ़ेंगे जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कुछ एग्जम्पशन सीए फाइनल में हम पढ़ेंगे, और जो इस चैप्टर में पढ़ने के एग्जम्पशन हैं उसमें से सन्ड्री एग्जम्पशंस हम पढ़ चुके हैं, 10, 12, 15 जो सन्ड्री एग्जम्पशन है। एग्रीकल्चर इनकम से संबंधित एग्जम्पशन हम पढ़ चुके हैं, वी आर ऑलरेडी डन दिस, वी आर थ्रू विथ इट। और इसके बाद अब आता है चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से संबंधित एग्जम्पशन। तो अब अपने डिस्कशन में अपन चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से संबंधित एग्जम्पशन पढ़ेंगे। फोकस बैक ऑन द डिस्कशन डीलिंग विथ चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फोकस बैक। अब हमारी जब बैच चालू हुई थी तो शायद किसी का ऐसा सवाल था कि सर वो स्कूल्स पे टैक्स लगता है क्या, मंदिरों पे टैक्स लगता है क्या, हॉस्पिटल्स पे टैक्स लगता है क्या?
ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, एनजीओ हैं, तो क्या एनजीओस पे टैक्स लगता है क्या? दे आर डूइंग गुड जॉब, दे आर डूइंग चैरिटेबल वर्क, आर दे लायबल फॉर इनकम टैक्स और आर दे एग्जम्प्ट? उस समय मैंने कहा था, इफ यू रिमेंबर इट, मैंने कहा था कि एज सच ऑल दीज आर पर्सन्स। मैं वही बताना चाह रहा हूं, आप जो कह रहे हो मैं बिल्कुल वहां तक पहुंचने तो दो मुझे। मैं कह रहा था कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में ये कहा था कि स्कूल कॉलेज तो एक एक्टिविटी होती है। स्कूल चला रहा हो सकता है कोई ट्रस्ट, स्कूल चला रहा हो सकता है कि कोई कंपनी स्कूल चला रही है, हो सकता है कोई फर्म स्कूल चला रही है। तो दे आर पर्सन्स, अ फर्म, अ कंपनी, दे आर पर्सन्स एंड दे आर लायबल फॉर टैक्स। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल वगैरह पर इनकम टैक्स लगता है, बट क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं तो ये एग्जम्प्ट हो सकते हैं। उसका एक चैप्टर है एग्जम्प्ट इनकम, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्कूल्स, कॉलेजेस, कुछ मंदिर एग्जम्प्ट होते हैं। एंड दिस इज द सब हेडिंग where we will be talking about the exempt income for the charitable and religious institutions. Right? It's a topic in itself. इसके ऊपर 2,000-2,500 पेज की किताबें आती है। इनकम टैक्स में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का क्या होगा, सिर्फ इसके ऊपर। अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, उतने लेवल पे अपना कोर्स नहीं है, नहीं तो 100 नंबर का अलग से ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का शायद सब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट। पर अनफॉर्चुनेटली उतना अपने को नहीं पढ़ना है, अनफॉर्चुनेटली। मेरा तो कहना है ये सब होना चाहिए, ठीक है, ये सब सीए कोर्स में। हाँ, मैंने बताया ना, अलग लेवल होना चाहिए। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, टैक्स एंड सीए फाइनल। टैक्स एक अलग लेवल होना चाहिए, एक अलग पूरा इंटर जैसा पूरा 800 नंबर का होना चाहिए, एक अलग कोर्स होना चाहिए। सीए हो गए, सीए कहलाने के लिए टैक्स पास करना पड़ेगा 2000 नंबर का, उतना होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। तो जितना है उसको उतना लिमिट में पढ़ेंगे, और वो अपने आप में एब्सोल्यूट है, अपने आप में पूरी बात है वो। एग्जाम में चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से संबंधित क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं एग्जाम में, रेयरली। मतलब आप मान लो 2-3 अटेम्प्ट में एक बार आ जाता है। जब आता है 5-6 नंबर का आता है कम से कम, तो क्वेश्चन आ सकता है, आएगा तो 5-6 नंबर का आएगा, और आएगा तो जैकपॉट है। मतलब 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको क्वेश्चन करने में, और 6 नंबर मिल गए, ऐसा है। तो अपने अटेम्प्ट में अपनी किस्मत, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, तो 2 मिनट में अपने को 6 नंबर मिल रहे हैं। बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। उसकी थ्योरी है, थ्योरी बताऊंगा, पर एक बार आपको वो सब समझ आ गया तो सीधे सीधे 2 मिनट में आप 6 नंबर ले सकते हो, विच इज अ गुड अर्निंग। तो इसको लिए समझ लो, इसको यू शुड बी रेडी फॉर इट। आ जाए तो अपना अच्छा है। एग्जाम पेपर 3 तरह का आता है। जो पेपर आता है उसमें क्वेश्चंस 3 लेवल के होते हैं, इजी, डिफिकल्ट एंड एवरेज। 15% of the paper is dead easy, 15% of the paper is dead difficult, 70% of the paper is average। हर सब्जेक्ट अपने को डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, अपने को ये नहीं बता के आना है, अपने ईगो पे नहीं लेना है। देखो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन करके बताऊंगा, 3 घंटे 15 नंबर का क्वेश्चन करके आए, डिफिकल्ट करके आऊंगा, ऐसा नहीं करना है। अपने को इंटेलिजेंटली इजी और एवरेज क्वेश्चंस करना है, वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इजी हैं, कौन से एवरेज हैं, उसको सॉल्व करना है। 120 नंबर का पेपर आता है, 120 नंबर में से अगर आपने 85% कर लिया इजी और एवरेज, तो 100 नंबर हो जाता है।
ठीक है, 120 का 85% कर लो, 102 आएगा, है ना? तो यू विल बी एबल टू डू 100% ऑफ द पेपर इफ यू डू इजी क्वेश्चंस, इफ यू डू एवरेज क्वेश्चंस। वैसे 100 का नहीं कर पाओगे क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन में अक्सर डिफिकल्ट सेगमेंट का आता है। तो 90 नंबर का मैं टारगेट करता हूं कि 90% पेपर अपने को करना है, उससे ज्यादा कर नहीं पाओगे। बिलीव मी, कितना भी पढ़ के चले जाओ कोई भी सब्जेक्ट, 90 नंबर से ज्यादा का पेपर नहीं कर पाओगे। तो 90 नंबर का पेपर की माइंडसेट रखो। ये इजी वाला सेगमेंट पढ़ा रहा हूं, इसको अच्छे से याद रखो। ये तो करना ही आता है, तो अगर ये छूट गया तो पास होना मुश्किल हो जाता है। इजी सेगमेंट छूट गया तो, या एवरेज वाला सेगमेंट गलत हो गया तो पास होना मुश्किल हो जाता है। अभी देखो सिंपल है, मैं आई एक्चुअली ट्राई टू गो इनटू एग्जाम एस्पेक्ट्स और डिफरेंट पॉइंट्स। तो आज मैं एक बात बता रहा हूं, समझो उसको। देयर इज अ थ्योरी 90-90-90 विच आई हैव डेवलप्ड। व्हाट इज दैट थ्योरी? कि आप 90 नंबर का पेपर कर पाओगे। अभी 90 का कर पाओगे, वो पूरा 90 का सही थोड़ी कर पाओगे, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है कि 90 का पूरा आप सही कर पाओ। कुछ कैलकुलेशन एरर, एग्जाम में प्रेशर रहता है तो गलती हो जाती है, कैलकुलेटर पे गलती अपने से हो जाती है, लिखने में गलती हो जाती है, कैरी होने में इस पेज का उस पेज में गलती हो जाती है। तो 90% ही आपका एक्यूरेसी है, उससे ज्यादा सही नहीं कर पाओगे कितना भी एफिशिएंटली करो। तो 90 नंबर का तो पहले अटेम्प्ट करोगे, 10 नंबर तो वहीं छोड़ दिए, फिर उसमें से भी 90 का ही सही किया, तो 90 का 90%, 9 नंबर वहां छोड़ दिए, 81 में से आपकी मार्किंग होगी। अब 81 में से मार्किंग होगी, उसमें से 50 लाने, उसमें से 90% अगर ले आते हो, अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छा आंसर, सिस्टमैटिकली सॉल्व करते हो, तो 72-73 मार्क्स आप ला सकते हो। पर यही 80 के रेशो पे चलते हो, 80-80-80, 80 नंबर का कर पाए, क्योंकि इजी वाला छोड़ दिया था, क्लास में अपन कहीं और थे उस समय, या रिवीजन करना रह गया। अपनी गलती होती है, कई बार बहुत चीजें हो जाती है, रिवीजन छूट गया उसका, ठीक है, उस समय याद नहीं आया, ये सब होता है। तो 80 का कर पाए, उसमें से 80% एक्यूरेसी, 64, उसमें से 80% ही आ पाए प्रेजेंटेशन, 50-51 पे आ गए। पक्का नहीं है, एकदम इधर उधर है अपन, एक आध नंबर इधर हुआ, अगला अटेम्प्ट आ गया, ये हो जाता है। देखो लोग पास नहीं होते कई बार 198, 197, इट्स वेरी कॉमन, 198, या फिर एग्जामिशन छूट गया 59 पे। तो एक आध नंबर बहुत मायने रखता है अपने सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में। तो हर सब्जेक्ट में इफ यू फॉलो द रेशियो ऑफ 90-90-90, यू आर सफिशिएंटली सेफली थ्रू विद द इंटर। कि अपने को 90 का करना है, 90% से कम एक्यूरेसी नहीं होना चाहिए। अभी आपने क्वेश्चन किए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें मैंने कोई चीज नहीं पढ़ाई थी और क्वेश्चन था, हाथों हाथ आपने पढ़ा, उसको हाथों हाथ सॉल्व किया, और उसके बाद आपकी एक्यूरेसी मेरे हिसाब से तो 100% होनी चाहिए। टाइम कंस्ट्रेंट भी नहीं लिया आपने कि अभी जितना समय ले लो कोई बात नहीं, बट अगर उसके बाद भी आपकी एक्यूरेसी कम है तो अपन मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ एरर तो हो ही सकता है। 90% से ज्यादा एक्यूरेसी पे आप आ ही नहीं सकते। अब 90% एक्यूरेसी विथ 90% अटेम्प्ट विथ 90% गुड प्रेजेंटेशन एंड मार्क्स, तो ही अपन मान सकते हैं कि अपन सीए इंटर थ्रू हैं। और फिर बाकी कॉपी चेकर जो काट ले, जनरल डिडक्शन कर ले, सुना है ना, ऐसा हो जाता है, रिजल्ट मेंटेन करने को सबके मार्क्स काट देते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा इंस्टीट्यूट के रेगुलेशंस में लिखा है, आईसीआई के एग्जाम रेगुलेशंस में लिखा है दैट टू मेंटेन द रिजल्ट दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मार्क्स। तो हो सकता है किसी को 10 नंबर ज्यादा भी आ जाए, किसी को 10 नंबर कम भी आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा है रेगुलेशंस में, कानून में, इसलिए नहीं। सबके 10 नंबर उनने कम कर दिए इस अटेम्प्ट में। टैक्स के पेपर में सबके 10 नंबर कम कर दिए। अपन ने कहा टैक्स के कारण ही फेल हुए, अपन टैक्स के कारण नहीं फेल हुए, जनरल डिडक्शन के कारण फेल हुए। ठीक है, हो सकता है सबके 10 नंबर बढ़ा दिया अकाउंट्स में। अपन ने कहा अकाउंट सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, और किसका देखा अपन ने? पिछले अटेम्प्ट वालों का। पिछले अटेम्प्ट में दीदी भैया, दे आर दी बेंचमार्क फॉर अस। उनको सबको अकाउंट्स में सबको 70-80 आ रहे हैं। अपन ने कहा अकाउंट सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, सबको बहुत अच्छे नंबर आते हैं, सब बढ़िया होता है।
क्लास में सही पढ़ाते हैं, सही चलता है, अकाउंट सही है, अकाउंट्स में सब पास भी होते हैं, अकाउंट्स अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है। अगला अटेम्प्ट, पहला पेपर अकाउंट्स, ऐसा पेपर आ गया जिसमें एक तो अपने से अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा है, कंपलसरी क्वेश्चन देखा, कौन सा टॉपिक है यही नहीं समझ आ रहा है, तो करें ना, टॉपिक समझ आए तो। दूसरा क्वेश्चन देखा, टॉपिक समझ आ रहा है, आंसर नहीं बन रहा है, कॉन्फिडेंस वहीं गया। 4 पेपर देने, पहले पेपर में 1 घंटे में ही कॉन्फिडेंस गया। दिस इज ऑल माइंड गेम्स विच आईसीआई डज। अपन ने चलो जैसे तैसे करके कर लिया, अपने को कॉन्फिडेंस है 40 तो आ ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही हो जाएगा, ठीक है, ईश्वर अपनी मदद करेंगे, 40 ले आएंगे। अब इसमें जनरल डिडक्शन लगा दिया, उनको तो रिजल्ट मेंटेन करना है, इसमें उनने 5 नंबर का जनरल डिडक्शन लगा दिया। लगा सकते हैं, रेगुलेशन कहते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं लगाएंगे, ठीक है। मैं आई हैव सीन कॉपीज ऑफ स्टूडेंट्स, आई नो एवरीथिंग व्हाट हैपेंस देयर। तो 59 के 39 होते देखे मैंने, हो जाता है, हादसा अपने साथ ही होता है, अपनी किस्मत बहुत ही वंडरफुल है एकदम, ठीक है। तो मान के चलो, मैं आपको, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिप्रेस यू, आई एम ट्राइंग टू पुट द रियलिस्टिक फैक्ट। तो टारगेट 50 का मत रखो, 40 का तो रखो ही मत, कि चलो बाकी तो ठीक है। अकाउंट्स अच्छा, सुबह क्लास लगती है, अकाउंट्स में 70 ले आएंगे, टैक्स में 40 ले आएंगे। टैक्स दिन में लगती है, लंच के बाद नींद बहुत आती है, टैक्स में 40 ले आएंगे। देखो, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, यू विल नॉट से इट, बट द वाइब्स आर देयर, नॉट इन दिस बैच, फॉर द लास्ट more than 13 years these vibes I am noticing. I understand what issues come out. तो अभी क्या है कि टैक्स में 40 ले आएंगे, अकाउंट्स में 70 ले आएंगे, मत सोचना, सब में अपने को 60 लाने, तो 50 आ जाएंगे, 50 आ सकते हैं, ऐसा कहूंगा मैं, अगर आप 60 को टारगेट करोगे तो बी क्लियर। अभी अपना सब्जेक्ट, ये पेपर तो बहुत ही, ये वाला चैप्टर जो अपन पढ़ने वाले हैं, एग्जाम इनकम, ऐसे टॉपिक्स को टारगेट करना है अपने को, कि इसमें 15 में से 14 भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही तो टॉपिक्स हैं जिसको अपना स्कोर कर सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से सुनो, और फिर जो एवरेज टॉपिक्स हैं उसको भी अच्छे से करना है, और डिफिकल्ट पॉइंट आता है उसको मैं अगर आपको पढ़ा भी दूंगा, मैं अश्योर कर रहा हूं एग्जाम में जाके आप नहीं कर पाओगे उसको, कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब नॉट टैक्स, अकाउंट्स है, उसमें 20 क्वेश्चन है कोई चैप्टर में, मान लो से अमालगमेशन, आई डोंट नो व्हाट चैप्टर यू आर स्टडिंग, से अमालगमेशन इज अ चैप्टर जिसमें 20 क्वेश्चन है, 20 में से 19 क्वेश्चन आते हैं अपने को, एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है, वो नहीं आता है। अब होता क्या है, एग्जाम वाले दिन अपन वही लेके बैठ जाते हैं कि यार बाकी सब तो कर लेंगे, ये आ गया तो ये तो नहीं होगा, ये आ गया तो छोड़ना है अपने को। दिस इज द मैसेज, क्योंकि ये नहीं होगा, अपने को 90 करना है, अपने को 120 का नहीं अटेम्प्ट करना है, 90 का अटेम्प्ट करना है। तो दिस इज द मैसेज, जो ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, बिलीव मी, छोड़ दोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे आपको। तो एग्जाम वाले दिन रिवीजन के लिए भी ये बात याद रखनी है हर सब्जेक्ट में, कि अपना टारगेट ये होना चाहिए कि अपन इजी और एवरेज को अप्रोच करें। डिफिकल्ट आप उस एग्जाम हॉल में घुसते हुए भी पढ़ के जाओगे, कर पाओगे इसकी श्योरिटी नहीं है, वो करो जो श्योर है ज्यादा, जिसमें अश्योरेंस है अपने को नंबर आने का, ठीक है। चलो अब लेट अस गेट बैक टू द सब्जेक्ट। अब विद दिस सेड, नाउ दिस चैप्टर चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसको पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, वो कंसेप्ट को समझो। वो कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट। नाउ व्हाट इज अ ट्रस्ट? व्हाट इज अ ट्रस्ट? एक होता है ट्रस्ट जिसका हिंदी में मतलब होता है भरोसा, है अंग्रेजी का शब्द है ट्रस्ट, जिसका मतलब होता है भरोसा। पर अभी जो अपन बात कर रहे हैं शायद उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट मतलब भरोसा। हम बात कर रहे हैं एक इंस्टीट्यूशन की, एक इंस्टीट्यूशन की ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? तो मैं कहूंगा ट्रस्ट वो होता है जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1872 में रजिस्टर्ड होता है, वो ट्रस्ट होता है। अगर मैं बात करूंगा ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन की, पर मैं आपको ट्रस्ट एज एन इंस्टीट्यूशन भी नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं, क्योंकि ट्रस्ट एक्ट सीए कोर्स में नहीं है, इट इज नॉट देयर। तो हमको ट्रस्ट एज एन इंस्टीट्यूशन भी नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है द कंसेप्ट ऑफ अ ट्रस्ट। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अ ट्रस्ट, उसको समझो। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल भी है और बहुत प्रैक्टिकल एंगल से बताऊंगा। ट्रस्ट का जो कंसेप्ट होता है
वो आधारित होते हैं भरोसे पे। कंसेप्ट जो है वो भरोसे पर ही आधारित है। अब भरोसा क्या, मैं चाहता हूं कि मैं एक व्यक्ति को फायदा दूं या मैं समाज को फायदा दूं। दैट इज हाउ द फिलोसॉफी ऑफ ट्रस्ट स्टार्ट्स, विद सम फिलेंथ्रोफी, विद सम पब्लिक वेलफेयर थिंग। तो मेरे मन में है कि मैं गरीबों की मदद करूं, अनाथ बच्चों की मदद करूं, ओल्ड लोगों की मदद करूं, ठीक है, ब्लाइंड लोगों की मदद करूं, या से मेरे मन में है कि मैं धर्म का प्रचार करूं, कोई रिलीजियस एक्टिविटी करूं। अब मैं फायदा देना चाहता हूं एक व्यक्ति को जो बेनिफिशियरी है, जिसके फायदे के लिए मैं करना चाहता हूं। मान लो मैं स्कूल खोलना चाहता हूं स्टूडेंट्स के फायदे के लिए, ताकि वो वहां पर आकर एजुकेशन ले सके। अब बेनिफिशियरी एक व्यक्ति हो गया, मैं एक व्यक्ति हो गया, मैं अपने आप को कहता हूं ऑथर। आई एम द ऑथर, आई वॉन्ट टू गिव बेनिफिट टू समबडी हु इज अ बेनिफिशियरी। ऑर्डिनरी कोर्स में अगर मैं किसी को फायदा देना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली उसको जाके फायदा दे दूंगा, ठीक है, उसको खुद जाके पढ़ा दूंगा। दैट वे अगर एजुकेशन की बात है या कोई बीमार का इलाज कराना है तो खुद करा दूंगा। पर द फिलोसॉफी स्टार्ट्स कि शायद मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, या मेरे को जानकारी नहीं है कि किसको एजुकेशन चाहिए, ठीक है, कौन अनाथ बच्चे, उसकी जानकारी नहीं है अपने को कि किसकी मदद करनी है अपने को। पूरे शहर में कौन अनाथ बच्चे, वी डोंट नो, सो हम किसकी मदद करें। तो मैंने भरोसा किया एक ट्रस्टी पे, एक इंस्टीट्यूशन, एक इंडिविजुअल, एक ट्रस्टी, और मैंने भरोसा किया इस ट्रस्टी पे। इस भरोसे पे मैंने प्रॉपर्टी, जो पैसे हो सकते हैं, जमीन हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी ट्रस्टी को। ऑथर ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू ट्रस्टी। पर ये प्रॉपर्टी मैंने ट्रस्टी को ट्रांसफर की है इस भरोसे पर कि ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी को यूज खुद के लिए नहीं करेगा, ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। सो अगर हम कंसेप्ट की बात करें, कंसेप्चुअली ट्रस्ट में तीन पार्टीज होती हैं, ऑथर, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। नॉर्मली ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज होते हैं, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। मैंने संपत्ति आपको दी तो मैं ट्रांसफरर, आप ट्रांसफरी। पर ट्रस्ट में तीन पार्टीज होती है, ऑथर जिसके पास एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी वो दे देता है ट्रस्टी को, इसकी ओनरशिप दे देता है ट्रस्टी को, और ट्रस्टी पर भरोसा किया जा रहा है कि ट्रस्टी इस प्रॉपर्टी को यूज करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी वो व्यक्ति है जिसको इस प्रॉपर्टी से फायदा मिलेगा। अभी देखो प्रैक्टिकली सोचो, अपन मान लो अभी अपन गए कोई ऑर्फनेज गए, जो अनाथ बच्चों का ऑर्फनेज गए, तो अपन ने वहां पे जाके अच्छा लगा सब अपने को, और अपन ने 5,000 रुपए का दान दे दिया। तो यू हैव क्रिएटेड अ ट्रस्ट। हाउ यू हैव क्रिएटेड अ ट्रस्ट, अंडरस्टैंड इट। आप ऑथर हैं, आपको उस अनाथ आश्रम में जाके अच्छा लगा कि वो सच में चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, सच में अनाथ बच्चों की मदद कर रहे हैं, तो आपने 5,000 रुपए दे दिए उस अनाथ आश्रम को। वो आश्रम ट्रस्टी है, आपको उस आश्रम पे भरोसा है कि वहां जो लोग बैठे हैं वो इस 5,000 को खुद के फायदे के लिए यूज नहीं करेंगे, वो इस 5,000 को यूज करेंगे अनाथ बच्चों के लिए। रियल बेनिफिशियरी जो इस 5,000 का होगा वो होंगे अनाथ बच्चे। सो यू आर द ऑथर, you have transferred 5,000 which is the trust property to the अनाथ आश्रम। वो अनाथ आश्रम उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्फन्स हु आर द बेनिफिशियरी। ये सिंपल है, यही अपन करते हैं, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जाते हैं तो अपन दान दे देते हैं। हमारा असेसी यहां पर जो है वो आश्रम है, वो इंस्टीट्यूशन जिसको डोनेशन मिला, उस इंस्टीट्यूशन का टैक्सेशन अपने को पढ़ना है। ट्रस्टी, ट्रस्टी इज द इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। अब ये होता है व्हाट इज अ ट्रस्ट। ट्रस्ट दो प्रकार का होता है, पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट वो होता है जहां पर बेनिफिशियरी
इज पब्लिक एट लार्ज। जैसे मैंने कहा कि मैंने अनाथ आश्रम में दान दिया, तो वहां पर ऐसा नहीं कहा कि मैंने एक पर्टिकुलर गरीब बच्चे के लिए दान दिया है, मैंने तो सबके लिए दान दिया, वहां पे जो भी अनाथ हैं उनके लिए दान दिया है। तो इट इज पब्लिक एट लार्ज हु इज द बेनिफिशियरी, सो दैट इज अ पब्लिक ट्रस्ट वेयर द बेनिफिशियरी इज पब्लिक एट लार्ज। दूसरा होता है प्राइवेट ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट वो होता है जहां पर बेनिफिशियरी आर लिमिटेड, स्पेसिफिक बेनिफिशियरी होते हैं। प्राइवेट ट्रस्ट का अक्सर कंसेप्ट होता है परिवार में, फैमिली ट्रस्ट। इट स्टार्ट्स विद समथिंग जो अपन हिंदी मूवीज में देखते हैं, कभी वो पुरानी 90s और 80s की मूवी में होता था कि पिताजी है, उनकी मृत्यु होने वाली है, डेथ बेड पर है, और उनके दो बच्चे हैं, राम और श्याम, सीता और गीता, किशन और कन्हैया, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। अब क्या हुआ कि ये जो राइट मूवी का स्टार्टिंग पॉइंट है, उसमें पिताजी, उनकी तो डेथ होने वाली है और वो अब इस संपत्ति को अपने बच्चों को नहीं दे सकते। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है, वो इस प्रॉपर्टी को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो अक्सर वो क्या करते हैं कि ये संपत्ति अपने भाई को दे जाते हैं, राइट, और इस भरोसे पर दे जाते हैं कि भाई इस संपत्ति को खुद रखेगा, यूज करेगा कुछ समय के लिए, पर वो यूज करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ राम एंड श्याम। और फिर राम और श्याम जब 18 साल के हो जाएंगे, 21 साल के हो जाएंगे, तो संपत्ति उनको दे दी जाएगी। और पूरी स्टोरी का जो आगे की स्टोरी है वो मिसट्रस्ट से चालू होती है कि जो बच्चों के चाचा जी हैं वो इस संपत्ति को मिसयूज कर लेंगे। दैट इज हाउ इट हैपेंस। तो ठीक है, ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट है और उसका मिसट्रस्ट होता है, दैट इज हाउ इट हैपेंस। तो अभी वो मूवी है, बट यहां पर जो बेनिफिशियरी हैं वो राम और श्याम है। यहां भी एक ट्रस्ट बना है, पिताजी ने संपत्ति अपने भाई को दी इस भरोसे पे कि वो संपत्ति उनके बच्चे राम और श्याम के लिए यूज होगी। नाउ यहां पर बेनिफिशियरी राम और श्याम है, सो देयरफॉर इट इज अ प्राइवेट ट्रस्ट। सो ये प्राइवेट ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट की जो डीड होती है, जिस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत ट्रस्ट बना है, वो ओरल भी हो सकता है। अपन ने चैरिटेबल ट्रस्ट गए, ओरली घोषणा कर दी मैं 5,000 रुपए देता हूं, या राइटिंग में भी हो सकता है। तो ट्रस्ट कैन बी ओरल ट्रस्ट और ट्रस्ट कैन बी अ रिटन ट्रस्ट। ठीक है, डीड जो है वो ओरली भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, तो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। अब ट्रस्ट चैरिटेबल भी हो सकता है और रिलीजियस भी हो सकता है। ये सब बेसिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, देन आई विल कम टू इनकम टैक्स। चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है? चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है? द वर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट इज नॉट डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट, इट इज नॉट डिफाइंड इन द जनरल क्लॉजेस एक्ट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन कॉमन सेंस। कॉमन सेंस में चैरिटेबल ट्रस्ट वो ट्रस्ट होता है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है। चैरिटेबल ट्रस्ट क्या? जो चैरिटेबल पर्पस के लिए। रिलीजियस ट्रस्ट क्या होता है? इट इज नॉट डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट, इट इज नॉट डिफाइंड इन द जनरल क्लॉजेस एक्ट। रिलीजियस ट्रस्ट वो होता है जो रिलीजियस पर्पसेस के लिए होता है, विच इज नॉट, ऐसा नहीं कहेंगे जो अपन बात कर रहे हैं। अब व्हाट इज रिलीजियस पर्पस? लेट मी ट्राई टू आंसर इट। व्हाट इज रिलीजियस पर्पस? रिलीजियस पर्पस क्या होता है? इट इज नॉट डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट, इट इज नॉट डिफाइंड इन द जनरल क्लॉजेस एक्ट। सो व्हाट इज रिलीजियस पर्पस? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस में रिलीजियस पर्पस होता है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोगों का रुझान आध्यात्म की तरफ करना एक धर्म है, रिलीजन है। तो अगर हम लोगों को आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं, सो दैट इज समथिंग विच इज अ रिलीजियस पर्पस। सो दैट इज रिलीजियस। अभी जो भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब जो भी हैं, दे आर रिलीजियस बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव इज स्पिरिचुअलिटी, टू कनेक्ट द पीपल विथ स्पिरिचुअलिटी। सो दैट इज रिलीजियस पर्पस।
Now what is a charitable purpose? The word charitable purpose is defined in the Income Tax Act. So we have to understand what is defined. Section 2 subsection 15, section 2 subsection 15, it defines what is a charitable purpose. अपने यहां देखो नोट्स में लिखा है, charitable purpose includes, definition of charitable purpose is inclusive. तो कॉमन सेंस में जो चैरिटेबल पर्पस है वो तो है ही, कॉमन सेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लास्ट क्लॉज जो है इट कवर्स द कॉमन सेंस, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो अभी कॉमन सेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब देखो चैरिटी क्या है, व्हाट इज चैरिटी, लेट मी एक्सप्लेन. इसमें पहला पॉइंट लिखा है रिलीफ ऑफ पुअर, गरीबों की मदद करना चैरिटी है. दूसरा एजुकेशन, लोगों को ज्ञान देना, एजुकेट करना, स्कूल कॉलेज चैरिटी है. ठीक है. योगा सिखाना चैरिटी है, बाबा चैरिटी कर रहे हैं, लोगों को अच्छा कर रहे हैं, वो तो चैरिटी कर रहे हैं. मेडिकल रिलीफ, कोई बीमार है उसका इलाज करना अच्छा कार्य है, चैरिटी है. लिखा है ना, देखो मैं तो पढ़ रहा हूं, उसको हिंदी में बोल रहा हूं, और क्या कर सकता हूं मैं. उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, तो ऐसा कुछ करना कि आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाना, पानी की बचत कराना, ऑल दैट. ठीक है. लाइफ, वाइल्ड लाइफ, वाटर, अभी वो टाइगर कंजर्वेशन, वो सब चैरिटी है. प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, राइट, ऑल दैट, वॉट एवर यू कैन इमेजिन, स्कूल से अपन पढ़ते आ रहे हैं, सेव वाटर एंड सेव लाइफ एंड ऑल दैट थिंग, वो सब चैरिटी है, वो सब चैरिटी है. वाटर एंड ऑल दी रिसोर्सेज, उसका कंजर्वेशन करना. प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट और प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट. तो अभी जो पुरातत्व की चीजें हैं, पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, 1000 साल 2000 साल पुरानी जो मूर्तियां हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, अभी उनकी रक्षा करना, वो भी चैरिटी है. तो अपन ने देखा वहां पे कोई इंस्टीट्यूशन है, अपन पहुंच गए कहीं पे आसपास, वहां 400 साल पुरानी कोई महल बना हुआ है, और वहां पे अपन ने देखा कि एक कोई ऐसा लिख रहा है अनिल, और नीचे लिख रहा है अनीता. ठीक है. ये सब अपन ने देखा और अपने को बुरा लगा. उन्होंने कहा ये इतनी पुरानी मूर्ति है, इतनी पुरानी पुरातत्व की चीजें हैं, इसको प्रिजर्व करो. ठीक है. प्रिजर्व इट. इफ यू आर हेल्पिंग दैट आउट, इट इज चैरिटी, इट इज ऑल चैरिटी. एंड एडवांसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, और भी पब्लिक के लिए कुछ भी अच्छा करना एट लार्ज, इट इज चैरिटी. ठीक है. हेल्थ क्लब्स बनाना, स्विमिंग पूल्स बनाना, ठीक है, सड़कें बनाना, कुछ भी पब्लिक एट लार्ज के लिए कुछ भी आपने किया, इट इज चैरिटी. भंडारा करना चैरिटी है. वो रिलीजियस ऑब्जेक्ट से ज्यादा रिलेटेड हो गया ना. अभी हम मंदिर में हमने बड़ा यज्ञ किया और लोगों को प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद खाकर अचानक से उनमें अध्यात्म आ जाएगा, दैट इज चैरिटी, दैट इज रिलीजियस ऑब्जेक्टिव, मोर ऑफ अ रिलीजियस ऑब्जेक्टिव. ठीक है. अभी ठीक है, अभी सुन लो व्हाट इज चैरिटी. अपने सामने रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाटरशेड्स एक्सेट्रा, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और आखिरी है एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. ये चैरिटी है. सब कुछ आ गया. बेसिकली पब्लिक एट लार्ज के लिए कुछ भी कर रहे हो आप, ब्लाइंड पीपल की मदद करना, अनाथ की मदद करना, सब कुछ आ गया ना. ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ओपन एंडेड पॉइंट आ गया, और पहले के स्पेसिफिक पॉइंट आ गए. अब सुनना, एक अपने आप में मिथ, अपने आप में अपन सोच लेते हैं कि साहब वो चैरिटी मतलब फ्री में करना. ऐसा मैंने नहीं कहा, लोग सोच लेते हैं. पहले ही क्लेरिफाई कर रहा हूं, यहां ऐसा लिखा नहीं कि फ्री में करना चैरिटी है. स्कूल
स्कूल चैरिटी है क्योंकि वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्री में एजुकेशन देना चैरिटी है क्या? नहीं, फ्री में दो, सस्ते में दो, बाजार के भाव में दो। ज्ञान देना ही चैरिटी है, पैसे लेकर ज्ञान देना भी चैरिटी है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, डोंट मिसकंसीव द कंसेप्ट योरसेल्फ। इलाज करना गरीब मरीजों का चैरिटी है, अस्पताल चैरिटी कर रहे हैं। पैसे लेकर इलाज करना भी तो चैरिटी है, तो भी तो भले ही कर रहे हैं। ठीक है, आप डोंट मिसकंसीव अगेन, लेट मी एक्सप्लेन द एंटायर कंसेप्ट। आप ये सोच रहे होगे कि फिर तो 5 स्टार हॉस्पिटल्स, 5 स्टार स्कूल्स होते हैं, वो सब चैरिटी कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा ऐसा, मेरे को पूरी बात बताने दो। आप अगर बीच में बोलोगे बात अधूरी रह जाएगी। What I am saying is, अंडरस्टैंड इट। चैरिटी में ये सब आ गया। एजुकेशन देना भी चैरिटी है, भले ही पैसे लेकर दो। स्कूल कॉलेजेस सब चैरिटी कर रहे हैं, दे आर एग्जम्प्ट इन इनकम टैक्स। दिस इज द चैप्टर। हॉस्पिटल्स आर एग्जम्प्ट इन इनकम टैक्स बिकॉज दे आर डूइंग चैरिटी, बट they should not be commercial. You have to differentiate between two types of institution. One is an institution which is doing charity. What is the test of charity? Test of charity is कि जो पैसा वो कमाते हैं, वो पैसे को यूज कहां करते हैं। हमारा स्कूल है, साल के 80 करोड़ रुपए कमाता है, पर ये 80 करोड़ हम एजुकेशन में ही खर्च करते हैं आगे, तो वी आर डूइंग चैरिटी। पर हमारा स्कूल है जो 80 करोड़ रुपए कमाता है, और ये जो 80 करोड़ कमाते हैं वो सेठ जी घर ले जाते हैं या ले जा सकते हैं। वी आर कमर्शियल, सो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस एज डिविडेंड। वी आर नॉट डूइंग चैरिटी। Charity is a Greek word and it means use. Charity का जो मतलब होता है अंग्रेजी में, वो होता है use. तो पैसा कहां से कमा रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है। चैरिटी तब होती है जब आप उस पैसे को यूज कर रहे हो इन ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो स्कूल कॉलेज चैरिटी कर रहे हैं अगर वो जो पैसा कमाते हैं वो उस पैसे को स्कूल के लिए यूज कर लेते हैं। तो हमने ये किया कि अपन ने एक स्कूल खोला, साल में 80 करोड़ कमाए, अगले साल उस 80 करोड़ से एक और स्कूल खोल लिया। वी आर डूइंग चैरिटी। 2 स्कूल खुल गए, दोनों स्कूल से 80-80 करोड़ कमाए, अगले साल 2 और स्कूल खोल लिए 160 करोड़ से। वी आर डूइंग चैरिटी। This is the concept of charity in income tax. Our mindset is charity मतलब फ्री में करना, सस्ते में देना। गलत है वो कंसेप्ट। इनकम टैक्स का माइंडसेट इज अ मोर प्रैक्टिकल कंसेप्ट। हियर चैरिटी मीन्स यूज ऑफ द मनी। पैसे का क्या कर रहे हो जो आप कमा रहे हो? जो पैसा आप कमाते हो, अगर उस पैसे को आप घर नहीं ले जा सकते और आपको अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करना है उस पैसे को, वो आपकी ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि ये जो पैसा आप कमाओगे सेठ जी घर नहीं ले जा सकते, ये पैसा तो आपको अपने ऑब्जेक्ट में ही खर्च करना पड़ेगा। इट्स अ चैरिटी। ऑल दी वॉट एवर यू से 5 स्टार स्कूल्स, दे आर डूइंग चैरिटी इफ दे हैव दिस क्लॉज कि जो पैसा कमाएंगे वो पैसा हम अपने ऑब्जेक्ट में ही खर्च करेंगे। ऑल दी 5 स्टार स्कूल्स, इफ दे हैव दिस क्लॉज, दे आर डूइंग चैरिटी। All the 7-star hospitals, if they have this clause, कि जो पैसा हम कमाएंगे अपने ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे, they are doing charity. I hope I am clear. Our concept of charity is this in income tax, not the concept कि पैसा कमाना ही नहीं है। पैसा कमाना ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। पैसा कमाना ही नहीं है तो इनकम टैक्स कहां से आया? फिर इनकम टैक्स तो तब आएगा जब पैसा कमा रहे हो आप। पैसा कमा रहे हो तभी तो इनकम टैक्स है। हम ये कह रहे हैं कि जो पैसा आप कमा रहे हो उसको यूज कर लो अच्छे काम से, बस आप चैरिटी कर रहे हो। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई देखो।
अपन ने चैरिटी का एक अलग ही कंसेप्ट दे दिया कि साहब जो भी पैसा कमाते हो आप उसको अपने ऑब्जेक्ट के लिए यूज करोगे, यू आर डूइंग चैरिटी। और इसमें जो आखिरी क्लॉज है, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, वो इतना ओपन एंडेड क्लॉज है, उसमें तो हर चीज चैरिटी हो जाती है। कुछ भी अपन करे, हमने कहा साहब ये तो पब्लिक के लिए है। एक बिल्डर है, वो एक सड़क बना रहा है, उसका कहना है ये सड़क तो मैं पब्लिक के लिए बना रहा हूं, आई एम डूइंग इट फॉर जनरल पब्लिक यूटिलिटी। मुकेश अंबानी जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम, उनका कहना है हम तेल निकालते, तेल किसके लिए निकालते? कौन? अदानी तेल किसके लिए निकाल रहा है? आप सब, हम सब के लिए। उनका कहना है हम चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो प्रॉफिट है उससे और कंपनी बना लेते, घर एक भी रुपया नहीं ले जाते, जो प्रॉफिट आता है उससे 2 कंपनी और खड़ी कर लेते हैं। वी आर डूइंग चैरिटी, दैट इज व्हाट दे मे से, दे मे से। सो सरकार को लगा कि चैरिटी का ये कंसेप्ट बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जा सकता है, इसीलिए उन्होंने एक यहां पर रिस्ट्रिक्शन दे दिया, प्रोविजो दे दिया। ये प्रोविजो सिर्फ लास्ट लाइन के लिए है, एडवांसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। एजुकेशन के लिए नहीं है, योगा के लिए नहीं है, मेडिकल रिलीफ, रिलीफ ऑफ पुअर, किसी के लिए नहीं है। ये जो आखिरी लाइन लिखी हुई है, ये लिखी हुई है एडवांसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के बारे में। इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर आप एडवांसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी कर रहे हो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हमने कहा तेल निकाल रही है, तो उनका ये अगर कहना है कि हम भी चैरिटी कर रहे हैं, तो वो चैरिटी तब होगी जब उनकी टोटल रिसिट्स, समझना मेरी बात, अगर उनकी टोटल रिसिट्स होती है 10,000 करोड़, तो इस 10,000 करोड़ का मैक्सिमम 20% उनकी बिजनेस रिसिट्स होती है। अगर उनका P&L अकाउंट, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे टर्नओवर, मान लो उनका टर्नओवर है 10,000, तो 10,000 का मैक्सिमम 20% इज देयर बिजनेस रिसिट्स। तो बाकी 80% कहां से आएगा? मतलब मैं कह रहा हूं 10,000 में से केवल 2,000 करोड़ उनको ऑयल सेलिंग से मिलता है, बाकी 8,000 करोड़ कहां से आएगा? अदर सोर्सेस, बेसिकली डोनेशन, डोनेशन से आएगा उनको। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आप चैरिटी कर रहे हो तो आपका मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग जो है, इट शुड नॉट बी बिजनेस। आर्चीज का कहना है कि साहब हम ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं, और वो गरीब बच्चे ही बनाते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स। अगर वो कहते हैं वी आर डूइंग ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो उनकी टोटल रिसिट्स जो है मान लो 10,000, उसका 20% ही उनका कार्ड्स बेच के रेवेन्यू होना चाहिए, 80% शुड बी आउट ऑफ डोनेशन। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। कोई स्विमिंग पूल है या हेल्थ क्लब है, जिम है, वो कहता है हम तो चैरिटी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अगर आप कहते हो ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो आपकी साल की जो रिसिट्स है उसका 20% ही आपके व्यापार से होनी चाहिए, मैक्सिमम 80% शुड बी आउट ऑफ अदर इनकम, बेसिकली डोनेशन। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। एजुकेशन में ऐसा नहीं है, स्कूल की तो पूरी रिसिट्स फीस से हो सकती है ना, स्कूल की तो पूरी रिसिट्स फीस से हो सकती है, हॉस्पिटल की तो पूरी रिसिट फीस से हो सकती है। रिस्ट्रिक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी पर ही है। हेल्थ क्लब को आप अगर मेडिकल रिलीफ कहते हो तो यू आर गोइंग इनटू अ डिफरेंट कैटेगरी, तो वहां पे पूरी रिसिट्स आपकी फीस से हो सकती है, वो इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर। पर द पॉइंट इज कि ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी वगैरह में ही ये 20% का क्लॉज है। स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल में या योगा वगैरह में नहीं है ये, इट्स ओनली देयर। और सभी में ये प्रिंसिपल है कि इनकम जो कमा रहे हो वो खर्च कहां कर रहे हो। अगर वो आप प्रॉफिट घर ले जा सकते हो तो यू आर नॉट डूइंग चैरिटी। आप चैरिटी तभी कर रहे हो जब वो प्रॉफिट आपको अपने ऑब्जेक्ट के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो आज अभी यही हुआ, व्हाट इज चैरिटेबल एंड व्हाट इज रिलीजियस पर्पस। कल आगे पढ़ेंगे अपन। थैंक यू वेरी मच।